कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर राज्य की दीवारों में कुछ ऐसी चीखें होती हैं जो वर्षों बाद लौटे हुए आत्माओं की तरह गूंजती हैं। और आज त्रिपुरा के सिंहासन पर वो प्रतिध्वनि फिर जाग चुकी है। काल कोठरी, अतीत का प्रथम स्पर्श। धीरे धीरे अंधकार छूटता है। एक पत्थर की दीवार, गीली ताबूत पर लेटा हुआ शरीर पड़ा है। अचानक उस शरीर की उंगलियां हिलती हैं। कैप्टन विवान की आत्मा, जो अब भूतकाल में प्रवेश कर चुकी है, एक मृत योद्धा यूसेन के शरीर में जागती है। विवान अपने मन में गहराई से बोलते हुए कहता है, मैं जिंदा हूं, पर ये शरीर, ये तो मेरा नहीं है। और ये जगह जेल नहीं, कोई गुप्त कमरा है। फिर वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ और पैर हिल नहीं पाते हैं। उसका शरीर भारी है, जैसे बरसों से निष्क्रिय पड़ा हो। तभी दरवाजे के पीछे से कदमों की आहट आती है। लोहे का द्वार चरमराता है। एक, जिसका नाम सैनिक श्रवण कुमार है, कमरे के अंदर झांकता है। उसकी आंखों में भय और विस्मय दोनों हैं। सैनिक श्रवण कुमार पीछे हटते हुए बोलता है, तुम यूसेन हो, त्रिपुरा का सबसे शक्तिशाली योद्धा। लेकिन तुम्हें तो सांघातिक निद्रा यंत्र दिया गया था। कोई सामान्य जहर नहीं था वो, तुम्हें सुला दिया गया था, मृत नहीं किया गया। 5 साल पहले। विवान मन में कहता है, इसका मतलब किसी ने जानबूझकर मुझे मारा नहीं, बल्कि छिपाया। मैं जिंदा हूं, लेकिन क्यों? विवान चौंक कर अपनी कलाई देखता है। उस पर एक तांबे की अंगूठी चमक रही है, जिसमें 3 लपटें हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तभी पीछे से एक स्त्री की स्वर उभरती है, जो धीमी लेकिन सशक्त है। कहती है, अगर तुम सच में वो हो, तो इस बार त्रिपुरा को बचाना होगा। विवान मुड़कर देखता है। वहां खड़ी है एक नकाबपोश स्त्री, उसकी आंखें जलती हुई, और फिर वो छाया की तरह गायब हो जाती है। सैनिक श्रवण कुमार दरबार की एक कोठरी में राजमाता वसुधा से बात करता है। सैनिक श्रवण कुमार कहता है, रानी मां, वो अंगूठी अभी भी उसके हाथ में है, और उसका शरीर वैसा का वैसा है जैसे 5 साल पहले हमने त्रिकाल कक्ष में रखा था। रानी वसुधा धीमे स्वर में कहती है, मैं जानती थी एक दिन वो लौटेगा। उस पर जो निद्रा यंत्र डाला गया था, वो सामान्य नहीं था। और अंगूठी, वो त्रिकाल यंत्र है। वो केवल तब जागता है जब समय उसे स्वीकार करता है। श्रवण कुमार उनसे पूछता है, तो अब? राजमाता वसुधा कहती है, अब इतिहास फिर से करवट लेगा। यूसेन लौट आया है, लेकिन अब उसमें कोई और आत्मा। महल का दृश्य, भारी दीवारें, दियों की कतारें। कुछ सैनिक एक बड़े हाल में रिपोर्ट दे रहे हैं। मुख्य सेनापति कहते हैं, सम्राट आदित्य वर्धन को सूचित करो, कालकोठरी का कैदी यूसेन जीवित है। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा जाता है। एक युवा राजकुमारी त्रिपुरा सुंदरी सुन रही है। उसका चेहरा विस्मय और चिंता से भर जाता है। त्रिपुरा सुंदरी धीमे स्वर में अपने मन में बोलते हुए कहती है, यूसेन, वही योद्धा जिसने मेरे पिता के लिए युद्ध जीता था, लेकिन जिसे विष देकर मार दिया गया। अगर वो सचमुच जीवित है, तो इतिहास फिर से करवट ले रहा है। दूसरी तरफ श्रवण कुमार यूसेन विवान को पानी देने आता है। यूसेन उसे ध्यान से देखता है। यूसेन विवान उससे पूछता है, ये कौन सा राज्य है और ये कौन सा काल? श्रवण कुमार चौंकते हुए कहता है, आप मजाक कर रहे हैं यूसेन जी। आप त्रिपुरा में हैं, सम्राट आदित्य वर्धन के शासनकाल में। आप तो हमारे उद्धारक थे, जब तक वो घटना नहीं घटी। यूसेन विवान अपने मन में कहता है, इस शरीर की यादें अब धीरे धीरे मेरी आत्मा में समा रही है, पर मैं अभी भी कैप्टन विवान हूं। मुझे ये सब समझना होगा। वो सोचने लगता है कि आखिर यूसेन के साथ क्या हुआ होगा। तभी अचानक उसकी ओर में बहुत तेज दर्द होता है और उसके दिमाग में कुछ करंट जैसा लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और बेहोशी में उसे कुछ अतीत की झलकियां दिखाई देती है, जिसमें उसे यूसेन नजर आता है। और वो कहता है कि ये तो यूसेन है। क्या मैं यूसेन की स्मृति में हूँ? यूसेन की अतीत की घटना, नीलकूट पर्व की अंतिम रात्रि, स्थान नीलकूट पर्व, समय अमावस्या की रात, आधी रात के बाद। नीलकूट पर्व एक निर्जन पर्वतीय स्थल। तीव्र हवाएं शिलाओं से टकराकर आवाजें निकाल रही हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष नीले छाया चित्रों से ढके हुए हैं। एक काले पत्थर का विशाल द्वार, जिस पर उकेरी गई है रुद्राक्ष और त्रिशूलों की आकृतियां। ऊपर लिखा है, यत्र सत्यम विश्रांति तत्र अधर्म स्वयमेव नष्टम भवति।
दृश्य में राजा कीर्तिवर्धन अकेले घोड़े पर चढ़कर प्रवेश करते हैं। पीछे केवल एक मुनि वस्त्रधारी साधु गुरु मृगतुंग जो लंबे समय से उनके साथ आते हैं। राजा कीर्तिवर्धन अपने रथ से उतरते हैं। पीछे महामंत्री दुराचार्य, धर्मपाल, विरंची और यूसेन भी आते हैं। चारों गंभीर, चुपचाप। केवल राजा आगे बढ़ते हैं। महाराज कीर्तिवर्धन अपने घोड़े से उतरते हुए गहन स्वर में कहते हैं, 15वीं बार और शायद अंतिम बार मैं इस पर्व की छाया में आया हूं। हर बार यहां मैं स्वयं से मिला और इस बार मिलने आया हूं अपने निर्णय से। महामंत्री दुराचार्य सिर झुकाकर कहता है, राजन, यह परंपरा है कि नीलकूट की अंतिम गुफा में केवल राजा ही प्रवेश करता है। हम यही प्रतीक्षा करेंगे। सत्य आपका स्वागत करे। गुरु मृगतुंग धीमे स्वर में कहते हैं, राजन, आपने सब कुछ जान लिया है, सत्य को पहचान लिया है। अब यह स्थान आपका अंतिम प्रश्न पूछेगा और आपकी आत्मा उत्तर देगी। वे दोनों एक पत्थरीले मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। दीपकों की रेखा उन्हें एक गुफा की ओर ले जाती है। गुफा का द्वार लोहे की जंजीरों से जड़ा है, लेकिन उसके बीच से नीली रोशनी झांक रही है।